हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग। मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। दोस्तों, चैप्टर 1 को हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की हाईलाइटेड पीडीएफ्स और एनसीईआरटी एमसीक्यूज को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप मतलब पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा खुद बना सकते हैं, परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्राणी अपना भोजन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। ठीक है, कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को ही खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मानव सहित सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? मूवमेंट करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए भोजन की जो है वो आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण मतलब भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। ठीक है दोस्तों, प्राणियों के पोषण में क्या क्या सम्मिलित है कि हमारे बॉडी को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है। ठीक है, और हम भोजन को किस तरह से ग्रहण कर रहे हैं उसकी विधि, और उस भोजन को जो हमने ग्रहण किया है उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज़ें इसमें प्राणियों के पोषण में सम्मिलित होती हैं। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संगठक हैं, स्मरण कर उनके नाम लिखिए। दोस्तों, आपको इनके नेम जो है वो कमेंट्स में बताने हैं मुझे। ठीक है दोस्तों, जो भोजन के संगठक हैं आपने क्लास 6 में पढ़े थे, उनके नाम आपको मुझे कमेंट्स करके बताने हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे जो अनेक जंतु हैं और सीधे हम भी हैं, तो हम इन जटिल पदार्थों को सीधे इसी यूज में यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? इनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, अतः उन्हें हमें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक होता है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में, इस तरह से ये जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जब जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूटते हैं तो इस टूटने को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं, और इस प्रक्रिया को तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस जो प्रक्रिया हो रही है, ये जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में बदल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? कि पाचन हो रहा है। ठीक है, बात करते हैं खाद्य अंतरण अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो अलग अलग विधियों से करते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, हर जीव में भोजन जो ग्रहण किया जाता है उसकी विधि अलग अलग होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, जिसको हम हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधे का मकरंद चूसते हैं। क्या करते हैं? पौधे का मकरंद, मीठा रस चूसते हैं। ठीक है, मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। क्या करते हैं? पूरा का पूरा शिकार जो है वो पेट में निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। ठीक है, कुछ जलीय प्राणी क्या करते हैं? अपने आसपास के जो भोजन के कण उनको छान करके और उनको खाते हैं। क्रियाकलाप 2.1 देखते हैं। सारणी 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? अपने प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सारणी दी गई है जिसमें जंतु का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हमें लिखना है आहार का प्रकार कि ये किस तरह का भोजन खाते हैं और उसको किस तरह से खाते हैं। यहाँ पर आहार की विधि आपको लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर भोजन का नाम लिखना है कि क्या भोजन खाते हैं और उसको किस तरह से खाते हैं, वो यहाँ पर लिखना है। घोंगा देखते हैं, तो घोंगा जो है वो कीड़े खाता है। ठीक है, और किस तरह से खाता है? उनको छील करके खाता है। ठीक है, आहार की विधि क्या है घोंगे की? छीलना। चींटी, चींटी जो है दोस्तों अनाज खाती है। ठीक है, और किस तरह से खाती है? छील कर खाती है और चबा कर खाती है। चील, चील मछली खाती है। ठीक है, कैसे खाती है? पकड़ती है मछली को और उसको फिर डायरेक्ट निगल जाती है पेट में। मरमर पक्षी मकरंद चूसते हैं और ये
किस तरह से खाते हैं, चूसते हैं दोस्तों, ठीक है। जू, जू खून, ठीक है, इसका जो भोजन है वो खून है और भोजन को ये चूसते हैं, ठीक है, ये खून को ये चूसते हैं जू। मच्छर भी इसी तरह से खून पीते हैं और ये भी इनके चूसने की प्रक्रिया है। तितली, तितली मकरंद, ये भी चूसती है। मक्खी, मक्खी का जो भोजन है वो तरल भोजन है, ठीक है, और ये इसको सोखती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक स्टारफिश के बारे में फैक्ट दिया हुआ है। स्टारफिश मतलब तारा मछली इसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को खाती है। कवच खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, ठीक है। जब ये कवच खोलती है तो अपने मुंह से जो है वो आमाशय बाहर निकाल लेती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। जब ये आमाशय इस जंतु के कोमल भागों को खा लेता है तो वापस से अपनी बॉडी में वो चला जाता है और फिर वो बॉडी के अंदर ही धीरे धीरे उसका आहार जो है वो पचता रहता है, ठीक है दोस्तों। ये स्टारफिश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। आगे पढ़ते हैं मानव में पाचन। मानव में पाचन किस तरह से होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, हम अपने मुंह के द्वारा भोजन को खाते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं, फिर बाद में उसका यूटिलाइज कर लेते हैं। आहार का बिना पचा हुआ भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है और जो हम भोजन पचा नहीं पाते हैं उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, शरीर के अंदर भोजन का होता क्या है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस तरह से आप ये देख रहे हैं, ये जो सतत नली है ये मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के और ये पूरी की पूरी गुदा तक जाती है, ठीक है दोस्तों। ये एक सतत नली होती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, इस नली को हम विभिन्न पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है मुख गुहिका, जो सबसे पहला पार्ट है, यहीं से भोजन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। दूसरा पार्ट ग्रास नली, जिसको हम ग्रसिका भी कहते हैं। तीसरा पार्ट अमाशय। चौथा क्षुद्रांत, जिसको छोटी आंत कहते हैं, बृहदांत्र। चौथा, पांचवा बड़ी आंत, ठीक है, जो मलाशय से जुड़ी होती है। और फिर छठा जो लास्ट है वो है मलद्वार या फिर गुदा, ठीक है। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये सभी जो पार्ट्स हैं ये मिल करके किसका निर्माण करते हैं? आहार नाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा ये निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, जैसे जैसे भोजन जो है वो ऊपर से जाकर के अलग अलग पार्ट्स में जाता है तो उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है, ठीक है। भोजन जो है वो जैसे जैसे हमारी आहार नाल के पार्ट से गुजरता जाता है, जैसे मुख गुहिका से गुजरेगा, आमाशय से गुजरेगा, छोटी आंत से, बड़ी आंत से, यहाँ से गुजरता जाता है तो धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा पाचन हर जगह वो है वो होता चला जाता है, ठीक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा आहार नाल से संबद्ध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ग्रंथियां हमारी पाचक रस स्रावित करती हैं? आमाशय की आंतरिक भित्ति, ठीक है। आमाशय का जो आंतरिक भित्ति है, जो अंदर वाली भित्ति है, वो पाचक रस निकालती है। छोटी आंत भी पाचक रस बनाती है, ठीक है। और आहार नाल से संबद्ध विभिन्न सारी बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जैसे कि लाला ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, ठीक है, अग्नाशय हो गया, ये सब भी पाचक रस जो है वो बनाती हैं अपने अपने पार्ट्स में। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है। पाचक रस क्या करते हैं? ये जो जटिल पदार्थ हम जो भोजन के रूप में लेते हैं उनको छोटे छोटे सरल रूप में बदल देते हैं, ठीक है, उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिल करके पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये आहार नाल जो भी है और सारी ग्रंथियां मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले जो भोजन जाता है वो मुख गुहिका में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो लाला ग्रंथि आती है वो हमारी जीभ में होती है और वो लार बनाती है, ठीक है। लाला ग्रंथि क्या बनाती है? लार बनाती है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रसिका आ जाती है, यहाँ से भोजन धीरे धीरे नीचे जाता है, ठीक है। फिर यकृत आ जाता है, ठीक है। ये जो यकृत है वो अमाशय में होता है, ठीक है। अब जो भोजन ग्रसिका से आया वो अमाशय में चला जाता है। अमाशय से जाने के बाद अमाशय में अग्नाशय यंत्री ग्रंथि होती है, ठीक है। अमाशय से जाने के बाद वो छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर मलाशय में इकट्ठा होकर के वो गुदा से बाहर निकल जाता है बिना पचा हुआ भोजन, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम जानें कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स में भोजन का क्या क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मुख एवं मुख गुहिका की, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, ठीक है, मुंह के द्वारा हम भोजन को खाते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है। जब हम भोजन अंदर अंदर लेंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अंतर्ग्रहण कहलाएंगे, ठीक है, अंतर्ग्रहण कहेंगे हम इसको।
बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत को देखकर आश्चर्यचकित है, वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? तो दोस्तों जो कुंडलित छोटी आंत है हमारी बॉडी के अंदर, वो 7.5 मीटर की होती है। ठीक है दोस्तों, 7.5 मीटर इसकी जो लंबाई होती है। ठीक है, और पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 17 में हम देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। तो दोस्तों इतनी बड़ी संरचना जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इसलिए समाई जाती है क्योंकि ये जो छोटी आंत होती है ये थोड़ी सी घुमावदार होती है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिसकी वजह से ये घूम करके सिकुड़ करके इतनी हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका में अलग अलग सॉकेट में धंसा हुआ होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं, अलग अलग सॉकेट में हर दांत जो है वो घुसा हुआ होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो चर्वणक है और अग्र चर्वणक है, फिर रदनक है, फिर कृंतक है। तो दोस्तों सबसे पीछे वाले पार्ट जो होते हैं, सबसे पीछे वाले हमारे जो 12 दांत होते हैं, ठीक है, 6 नीचे और 6 ऊपर, ये जो आपको साइड दिख रहा है ये नीचे के दांतों का दिख रहा है। एक इस तरह से ऊपर के दांत भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पीछे वाले 3 इधर के दांत और 3 इधर के दांत। ठीक है, और इसी तरह से 6 ऊपर के, 3 लेफ्ट साइड के और 3 राइट साइड के, तो इनको हम बोलते हैं चर्वणक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? चर्वणक। ठीक है, अभी इनके कार्यों को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अग्र चर्वणक क्या होते हैं? जो अब उससे आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे के जो 2 दांत इधर के और 2 दांत इधर के और 4 ऊपर के, इसी तरह से, तो ये जो 8 दांत होते हैं ये होते हैं अग्र चर्वणक। ठीक है, अग्र चर्वणक। फिर उसके आगे और बढ़ेंगे तो 1 दांत इधर 1 दांत इधर और 2 सेम इसी के ऊपर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रदनक। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं 4 दांत आगे के, ठीक है, 4 नीचे के और 4 ऊपर के, तो इनको बोलते हैं हम कृंतक। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। याद रखने के लिए मैं आपको बता दूंगा, एक ट्रिक है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। पहले धीरे धीरे आगे आगे पढ़ते जाते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप 2.2 देखते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। ठीक है, जब आप शीशे में देखेंगे तो आप अपने दांत को देखेंगे और दांतों को दिखने के बाद अपने दांतों को गिनिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं। एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? आप उसको काटने के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? ठीक है, उन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। अपने प्रेक्षण सारणी 2.2 में लिखिए। देखिए, ये है 2.2 सारणी। तो कर्तन एवं दंशन वाले दांत जो काटने के काम आते हैं वो हमारे होते हैं अग्र चर्वणक जो होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर। टोटल 8 दांत हो जाते हैं हमारे काटने वाले, जिनसे हम खाने को काटते हैं, भोजन को काटते हैं, वो होते हैं अग्र चर्वणक। ठीक है, मतलब 2 इधर और सेम 4 ऊपर। ठीक है, तो अग्र चर्वणक जो होते हैं वो हमारे भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है चीरने और फाड़ने वाले। ठीक है, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम कौन से दांत करते हैं? तो दोस्तों वो करते हैं रदनक। ठीक है, रदनक जो होते हैं हमारे दांत टोटल 8 होते हैं, टोटल 4 होते हैं। ठीक है, 2 नीचे और 2 ऊपर। ठीक है दोस्तों, ये जो होते हैं रदनक, 2, एक लेफ्ट एक राइट और सेम इसी तरह से ऊपर 2। ठीक है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो टोटल हमारे जो दांत रदनक होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, ये चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। अब बात करते हैं चबाने और पीसने वाले दांतों की। तो दोस्तों जो दांत हमारे चबाने और पीसने में हमारी हेल्प करते हैं वो होते हैं 4 तो अग्र चर्वणक। ठीक है, और जो नीचे के होते हैं, ठीक है, ऐसे ही सेम ऊपर के 4 अग्र चर्वणक और 6 चर्वणक नीचे के और 6 चर्वणक ऊपर के, तो टोटल 20 दांत जो होते हैं वो हमारे चबाने और पीसने में हेल्प करते हैं। ठीक है दोस्तों, 8 तो होते हैं अग्र चर्वणक और 12 होते हैं चर्वणक। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि काटने में कौन से दांत हमारी हेल्प करते हैं, चीरने और फाड़ने में कौन सी हमारी हेल्प करते हैं, चबाने और पीसने में कौन से दांत हमारी हेल्प करते हैं, और दांतों की संख्या भी हमसे पूछी जाती है कि अग्र चर्वणक कितने होते हैं, रत्नक कितने होते हैं, ठीक है, और चर्वणक कितने होते हैं हमारी दांतों में। ठीक है दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे मुंह में जो है वो लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। ठीक है, ये जो लाला ग्रंथि है, ये जो यहाँ पे लाला ग्रंथि आप देख रहे हैं, तो ये लाला ग्रंथि क्या करती है? ये लार को निकालती है। ठीक है, ये क्या बनाती है? लार बनाती है। ठीक है,
हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। दोस्तों, इससे पहले ये बॉक्स में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दूध के दांत तथा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो है वो गिर जाते हैं। ठीक है, हमारे दांतों का जो पहला सेट है, जब हम शिशु होते हैं तब निकलना शुरू होता है और लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत जो है वो टूट जाते हैं। इन्हें हम दूध के दांत कहते हैं। जब ये दूध के दांत टूट जाते हैं तो इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये दांत जो है वो गिरने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इनको याद कैसे रखेंगे कि हमारे जो दांत हैं वो भिन्न प्रकार के होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं, अलग अलग प्रकार के कितने प्रकार के दांत कितनी संख्या में होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हम याद रखेंगे। तो हमारे जो दांत हैं, सबसे पीछे की बात करते हैं तो चर्वणक जो है वो हमारे 12 होते हैं। ठीक है, 6 नीचे 6 ऊपर, जिसमें 6 में 3 लेफ्ट में और 3 राइट में। उसके बाद अग्र चर्वणक होते हैं दोस्तों 8। ठीक है, 4 नीचे 4 ऊपर और उन 4 में 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। उसके बाद जो दोस्तों रत्नक होते हैं, रत्नक जो है वो दोस्तों वो 4 होते हैं, 2 नीचे 2 ऊपर, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, कृंतक होते हैं 8, 4 नीचे 4 ऊपर, ये सबसे आगे होते हैं। तो दोस्तों हम इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बनाई है हमने। हम सिर्फ लेफ़्ट वाले को याद रखेंगे। ठीक है, नीचे सिर्फ लेफ़्ट वाले को ही याद रखेंगे। तो लेफ़्ट में चर्वणक जो होते हैं वो 3 होते हैं, अग्र चर्वणक 2 होते हैं, रत्नक 1 होता है, कृंतक 2 होते हैं। तो इस तरह से 3 2 1 2। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो गई, 3 2 1 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये ट्रिक बनाई है, ये आप याद रख सकते हैं। 3 2 1 2। ठीक है, चर्वणक 3 होते हैं, अग्र चर्वणक 2 होते हैं, रत्नक 1 होता है, कृंतक 2 होते हैं। ये लेफ़्ट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अगर हमें टोटल देखना हो कि अलग अलग प्रकार के कितने दांत होते हैं हमारे दांतों में। ठीक है, तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर चर्वणक पूछा जाए कि चर्वणक कितने होते हैं, ठीक है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 जो है वो चर्वणक हो जाएंगे। अग्र चर्वणक की बात की जाए तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, तो 8 जो है वो अग्र चर्वणक होते हैं। रत्नक की बात की जाए तो 1 4 ज़ा 4। ठीक है, तो 4 जो है वो रत्नक होते हैं, कृंतक 2 4 ज़ा 8, 8 कृंतक होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो टोटल दांत होते हैं वो होते हैं 32। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2.3। 2 परखनलियाँ लीजिए। ठीक है, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। ठीक है, 2 परखनली लेनी है आपको और उन्हें ए तथा बी नाम देना है। परखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। ठीक है, परखनली ए में आपको क्या करना है, 1 चम्मच उबले हुए चावल आपको इसमें डालने हैं परखनली ए में। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा इन्हें दूसरी परखनली बी में डालिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बी में आपको उबले हुए चावल वो डालने हैं जिसमें आपको मुंह में लेकर के इनको चबाकर और फिर इसमें आपको बी में डालना है। ठीक है दोस्तों, दोनों परखनलियों में 3 से 4 ml जल डालना है। ठीक है, फिर दोनों परखनलियों में आपको थोड़ा थोड़ा जल डालना है। अब दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें आपको डालनी है तथा उनका परीक्षण करना है। अब आपको क्या करना है, दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की कुछ कुछ बूंदें, 2 या 3 बूंदें आपको दोनों में डालनी है। आप परखनली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो ए परखनली है उसमें आपने आयोडीन की विलयन डाली तो उसमें चावलों का रंग जो है वो नीला या काला हो चुका है। इसका मतलब इन चावल में मंड उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपने मुंह से चबाए हुए चावल परखनली बी में डाले थे और फिर उसके बाद आपने उसमें आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डाली थी तो आप देखेंगे कि इसमें रंग जो है वो नीला काला नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि इन चावलों में मंड जो है वो उपस्थित नहीं है। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब भाई ऐसा क्यों हुआ कि परखनली ए में मंड उपस्थित था, परखनली बी के चावलों में मंड उपस्थित नहीं था। तो आपको डिफरेंस आपको यहीं पर समझ आ गया होगा कि आपने जो परखनली ए में चावल डाले थे वो आपने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिए थे उबले चावल, लेकिन परखनली बी में आपने मुंह के चबाए हुए चावल इसमें डाले थे। ठीक है, तो अब मुंह के चबाए हुए चावलों में ऐसा क्या हो गया ये हम पढ़ते हैं। परखनली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है, परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए, लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। लाला रस क्या करता है, चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है।
ठीक है, जब हम अपने मुंह में चावल को चबाएंगे तो हमारे मुंह में लार निकलती है। ठीक है, लार क्या होती है? लाला रस। ठीक है, जो कि लाला ग्रंथि निकालती है, जो कि हमारी जीभ में होती है। ठीक है, तो जीभ में लाला ग्रंथि होती है जो कि लाला रस निकालती है, जिसको हम लार कहते हैं। तो जब लार हमारे भोजन में मिलेगी, मतलब हमारे जो चावल खाए थे उसमें जो मिल जाएगी, तो जब मिल करके उस चावल में क्या होता है? मंड होता है। ठीक है, तो उस मिले हुए उस मंड को वो शर्करा में बदल देती है। ठीक है, लार क्या करती है? चावल के मंड को शर्करा में बदल देती है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो मंड होता है, उस मंड को लार क्या करती है? उस मंड को शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो जब अब इस चावल में जब मंड ही नहीं रहा, मंड किस में बदल गया? शर्करा में। तो जब इसमें मंड नहीं रहा तो आयोडीन विलयन की जब हम बूंदे डालेंगे तो ये नीले या काला नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि मंड का परीक्षण हम कैसे करते थे? विलियन, आयोडीन विलियन की बूंदे डाल के। तो जब इसमें मंड ही नहीं रहा, जो मंड था वो किस में बदल गया? शर्करा में। और किसकी वजह से बदला? लार की वजह से। ठीक है, हमारे मुंह में जो लार निकलती है तो उसकी वजह से ये जो मंड था इस चावल में वो शर्करा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि जो मंड होता है, हम जो खाते हैं मंड, वो लार उसको मंड को किस में बदल देती है? शर्करा में बदल देती है। ये आपको बात याद रखनी है कि लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसपेशी अंग है। जीभ क्या है? एक मांस की बनी हुई पेशियां अंग है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। ठीक है, जो मुख गुहिका जहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं उसके नीचे वाले तल से जीभ जो है वो जुड़ी हुई होती है। इसका आगे वाला भाग स्वतंत्र होता है। ठीक है, जिसको हम हिलाते रहते हैं जीभ को, और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। क्या आपको क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। ठीक है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी जीभ पर क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का जो है वो पता चलता है। इससे पहले यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। मिठाइयाँ और दंतजय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, परंतु उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। हमारे मुंह में जो जीवाणु होते हैं उनसे हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु जो है वो वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ठीक है, अगर हम मुंह को साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु है वो हानिकारक जीवाणु में कन्वर्ट हो जाएंगे और ग्रोथ करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा को विघटित करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, ये जीवाणु क्या करते हैं? दांतों के बीच में जो फंसा हुआ भोजन है, जो हमने भोजन खाते हैं तो वो दांतों के बीच में फंस जाता है, तो ये जीवाणु उस फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, उसको विघटन करके अम्ल बनाते हैं। ये जानने के लिए कि अम्ल क्या होता है आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। यह अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं। ये अम्ल क्या करते हैं? धीरे धीरे दांत को नुकसान पहुंचाते हैं। इसे दंतक्षय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसे दंतक्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में दांत जो है वो टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंतक्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए तथा कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। इस तरह से आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, दांत यहाँ धीरे धीरे खुलने लगा है, यहाँ पर दंतक्षय बढ़ गया है और यहाँ पर आप देखेंगे कि दांत में जो है वो छेद हो गया है जीवाणुओं की वजह से। अब बात करते हैं जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं उनको हम कैसे टेस्ट करते हैं। क्रियाकलाप 2.4 निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। आपको इन पदार्थों के विलयन लेने हैं। चीनी का विलयन लेना है, नमक का विलयन लेना है, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस आपको ये लेने हैं। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। आप कहिए कि वो, आप उससे कहेंगे कि जीभ बाहर निकालेंगे। ठीक है, चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदे डालनी है। ठीक है, आपको जीभ के विभिन्न क्षेत्रों पर ऊपर दिखाए गए विलयनों में से एक दो बूंदे आपको एक एक विलयन की डालनी है। विलयन रखने के लिए दांत को रगड़ने की सीख का उपयोग आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करना है आपको। ठीक है,
अब अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब आपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें तथा चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन उसके द्वारा होता है, जिसका अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ इस क्रियाकलाप को दोहराइए। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप देखेंगे कि भोजन नली, ठीक है, भोजन नली मतलब ग्रसिका। मुख गुहिका के बाद हम भोजन नली पर आएंगे जिसको हम ग्रसिका कहते हैं। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में चला जाता है। ठीक है, मुख गुहिका से जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो निकल करके ग्रास नली में या फिर ग्रसिका में चला जाता है। चित्र 2.2 देखिए, चित्र 2.2 देखिए। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तो मुख गुहिका में करेंगे, तो मुख गुहिका से जो भोजन नीचे निकल करके आएगा वो जाएगा ग्रसिका में। ठीक है, ये आप पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, निकला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ठीक है, ग्रसिका कहाँ से जाती है? वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। ठीक है, ग्रसिका में क्या होता है? एक संकुचन होता है। ठीक है, जो उसके अंदर मूवमेंट होता है, उसकी भित्ति के अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होता रहता है जिससे भोजन जो है वो सरकता रहता है नीचे की तरफ। ठीक है, वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है। वास्तव में क्या होता है? पूरी की पूरी आहार नाल जो है वो संकुचित होती रहती है, मूवमेंट करती रहती है तथा ये गति मूवमेंट की वजह से भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। ठीक है, कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ठीक है, कभी कभी ऐसा भोजन हम खा लेते हैं जो हमारा आमाशय स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है जिससे हमें वॉमिट होने लगती हैं, उल्टी होने लगती हैं और वो भोजन जो है वो बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। ऐसी घटना याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया होता था। इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आप देख रहे हैं ये भोजन ग्रास नली से होता हुआ आ रहा है और इसके बाद वो भोजन आमाशय में चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। तो दोस्तों, हम जो उल्टा सीधा भोजन खा लेते हैं तो वो भोजन जो है वो उल्टी के द्वारा, वमन के द्वारा, वॉमिटिंग के द्वारा विपरीत दिशा में जो है वो चला जाता है और हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आमाशय की। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है। ठीक है, आमाशय कैसी संरचना है? मोटी थैलीनुमा संरचना है इस तरह से। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है, चपटा होता है और जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है, आहार नाल का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी में जो आहार नाल है उसका सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है आमाशय। ठीक है, और ये जे की आकृति का होता है। यह एक और तो ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता है। ठीक है, ग्रास नली से जो भोजन आता है उसको ये प्राप्त करता है और दूसरी ओर ये छोटी आंत में खुलता है, क्षुद्रांत में खुलता है। ठीक है, जो ग्रसिका से भोजन आता है ऊपर से वो आमाशय प्राप्त करता है और आमाशय जब उसमें अपना पाचन कर लेता है उस भोजन को, तो उस भोजन को वो छोटी आंत को दे देता है। ठीक है, आमाशय का आंतरिक अस्तर श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। आमाशय का जो आंतरिक सतह है, जो अंदर वाली सतह है, वो थोड़ी सी श्लेष्मल होती है, थोड़ी चिपचिपी सी होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। ठीक है, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तथा पाचक रस स्रावित करता है। ठीक है, हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl बनता है और कुछ पाचक रस भी बनता है और इसकी अंदर वाली सतह जो होती है थोड़ी सी चिपचिपी होती है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और इसका जो अंदर वाला भाग चिपचिपा होता है वो आमाशय के अंदर वाले भाग को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है इसके अंदर, तो ये ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऐसे जीवाणुओं को मारता है जो भोजन के साथ हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है वो क्या करता है? तो वो दोस्तों ऐसे जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ हमारी बॉडी तक अंदर पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय भी बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। और दूसरा काम ये क्या करता है? माध्यम को जो है वो अम्लीय बनाता है जिससे कि पाचक रस जो है वो हमारी बॉडी में काम करने में हेल्प मिलती है उसको। ठीक है,
पाचक रस क्या करते हैं, तो पाचक रस जो है वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, पाचक रस किसको कन्वर्ट करते हैं, प्रोटीन को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं। और पाचक रस को हम क्या बोलते हैं, जठक रस भी बोलते हैं। पाचक रस को हम क्या बोलते हैं, जठर रस। ठीक है, तो पाचक रस किस में बनते हैं, अमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में बनते हैं, अमाशय में। ठीक है, किसकी आंतरिक सतह श्लेष्मल होती है, किसकी आंतरिक सतह चिपचिपी होती है, तो वो होती है अमाशय की। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, कभी कभी जो आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी होती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ये ऐसा क्यों होता है, ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जब हम भोजन खाते हैं तो वो भोजन गलती से हमारी सांस की नली में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी उठती है, जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है और जिसकी वजह से हमें घुटन का अनुभव होता है। सांस नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक लेके जाती है। अब सांस नली का काम क्या होता है, जो हम नाक से ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको फेफड़ों तक पहुंचाना। ठीक है, ये सांस नली का काम होता है। ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो नली और जो हम भोजन खाते हैं वो नली दोनों एक ही होती हैं। उसी से हम ऑक्सीजन लेते हैं और उसी से हम भोजन ग्रहण करते हैं। फिर भोजन को सांस नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। जब हम भोजन खाते हैं तो सांस नली वायु को किस प्रकार रोकती है। ठीक है, तो ये किस तरह से होता है, भोजन निगलने के समय एक मांसल संरचना वाल्व की तरह कार्य करती है। ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें एक मांस की संरचना जो होती है वो बल्ब की तरह कार्य करती है, वो बार बार उभरती है, बार बार बंद होती है। ठीक है, तो जो श्वास नली को ढक लेती है, इस तरह से वो सांस की नली को जो है वो ढक लेती है और भोजन ग्रसनी में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से वो सांस की नली को ढक लेती है, वायु नहीं आ पाती है और भोजन जो है वो ग्रसनी में चला जाता है। संयोगवश यदि भोजन के कण सांस नली में प्रवेश कर जाते हैं, और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि भोजन के कण जो है वो सांस की नली में एंट्री कर भी जाते हैं, तो हमें फिर क्या होता है, घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है और खांसी जो है वो उठती है। ऐसा थोड़ी देर ही होता है। ठीक है, अमाशय का आंतरिक, ये तो हमने पढ़ लिया। बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं, क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो 7.5 मीटर यानी 7.5 मीटर होती है और ये अत्यधिक कुंडलित होती है, घुमावदार होती है, मुड़ मुड़ कर हमारी बॉडी के अंदर फिट हो जाती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। क्या करती है, यकृत से और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। जो यकृत से अग्नाशय से पाचक रस निकलते हैं वो छोटी आंत को ले लेती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। इसके अलावा इसकी भित्ति से भी कुछ रस बनता है। ठीक है, यकृत और अग्नाशय से जो बना हुआ रस है वो तो ये प्राप्त करती है, इसके अलावा इसमें भी कुछ रस जो है वो बनता है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, यकृत कैसे रंग की ग्रंथि होती है, गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, जो उदर के मतलब पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ठीक है, जो हमारे पेट का ऊपरी दाहिना भाग है वहाँ पर ये यकृत जो है वो स्थित होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों वो है यकृत। ठीक है, यह पित्तरस स्रावित करती है। यकृत में क्या बनता है, पित्तरस बनता है। दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्तरस कहाँ बनता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसको हम यकृत कहते हैं वहाँ पर जो है वो पित्तरस बनता है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। और ये जो पित्तरस बनता है एक थैली में इकट्ठा होता रहता है जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। इस थैली को हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं, जिसमें पित्तरस जो है वो इकट्ठा होता रहता है। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस का काम क्या होता है, ये जो वसा हमारी बॉडी के अंदर जाता है भोजन के रूप में, तो उस वसा के पाचन में ये जो पित्तरस है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है दोस्तों, पित्तरस जो है वो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करते हैं अग्नाशय की। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है। बड़ी ग्रंथि है लेकिन यकृत से बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी तो यकृत ही है। तो अग्नाशय क्या होती है, हल्के पीले रंग की एक बड़ी ग्रंथि होती है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है, अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको इनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय रस जो अग्नाशय से निकलता है वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हम भोजन के रूप में लेते हैं उस पर क्रिया करता है और उनको सरल रूप में परिवर्तित करता है, उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, अग्नाशय रस। ठीक है, जो कि अग्नाशय से निकलता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है।
ठीक है। अब ऊपर से आया हुआ भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंच जाता है, जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अग्नाशय तो कुछ रस निकालता ही है, यकृत भी पित्तरस निकालती है, लेकिन इसके साथ साथ छोटी आंत में भी कुछ रस निकलता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जो कि अब नीचे वाले पार्ट में आ जाता है छोटी आंत के, तो वो छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है और वहाँ पर आंतरस जो है वो बनता है और वो पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। उसके बाद जो पाचन क्रिया होती है वो समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब जो पाचन क्रिया के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज में। ठीक है, सरल शर्करा मतलब ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। वसा किस में कन्वर्ट हो जाती है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, सरल शर्करा में कन्वर्ट होता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होती है, प्रोटीन एमिनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक घटना है, एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। आमाशय की जो कार्यप्रणाली है उसकी खोज कैसे हुई, ये इसमें बताया गया है। सन 1822 ईस्वी में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। ठीक है, ये व्यक्ति जो था 1822 में गोली लगने के कारण बड़ी बुरी तरह से जो है वो घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया, उसका जो सीना था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया, आमाशय में उसके एक छोटा सा छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूमंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छेद भली भांति बंद ना कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ठीक है, जब वो बंद ना कर पाया तो उसने उसको पट्टी से जो है वो ढक दिया। ब्यूमंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। जो चिकित्सक था जिसने उसकी जान बचाई, उसको उसके आमाशय में अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ उस छेद में से। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। उसने देखा कि उसके अंदर क्या क्या हो रहा था। ब्यूमंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। आमाशय भोजन का क्या कर रहा था, मंथन कर रहा था, आमाशय भोजन को मत रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था। इसकी भित्ति से क्या हो रहा था, पाचक रस बन रहा था, HCl बन रहा था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा था। ठीक है, जो भोजन को पचा सकता था। ठीक है, उसने यह भी देखा कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का काम पूरा हो जाता है, भोजन का पाचन जो है वो पूरा हो जाता है। उसने देखा कि आमाशय छोटी आंत में तभी खुलता था जब आमाशय में जो भोजन का पाचन है वो कंप्लीट हो जाता था। अब बात करते हैं छोटी आंत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। दोस्तों, जो पचा हुआ भोजन छोटी आंत में जो पच गया भोजन वो अवशोषित होकर मतलब सोख करके छोटी आंत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। वो भोजन अवशोषित हो जाता है तो वो जो छोटी आंत की भित्ति में रुधिर वाहिकाएं हैं जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, उनमें जो है वो ये सोख करके चला जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति मतलब अंदर वाली भित्ति में उंगली के समान एक संरचनाएं उभरी हुई होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घरोम या फिर रसांकुर कहते हैं। आपको याद रखना है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत में क्या भूमिका है, दीर्घरोम आंत में क्या काम करते हैं? तो दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र जो है वो बढ़ा देते हैं। ये दीर्घरोम क्या करते हैं, जो हमारा भोजन पच करके आया है उसके अवशोषण के लिए ये तल क्षेत्र जो है वो बढ़ा देते हैं। ये थोड़ा सा जो एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। हर दीर्घरोम में क्या होता है, सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल जो है वो फैला हुआ होता है और ये पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, पचा हुआ भोजन जो है वो अवशोषित होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। ठीक है, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है। ठीक है, अब जो अवशोषित पदार्थ हैं वो रुधिर वाहिकाओं के द्वारा बॉडी के सभी भागों में चले जाते हैं जहां उनका उपयोग जो है वो जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब इनका उपयोग कहाँ होता है, जटिल पदार्थों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अब ये अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण किसमें होता है, रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक चला जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया। जहाँ पर उनका क्या होता है, उपयोग जो है जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा भोजन अवशोषित होकर आया था उसका उपयोग किसमें होगा, जटिल पदार्थों को बनाने में, और इसको हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण कहते हैं।
कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाती है। अब जो ग्लूकोज बना था हमारा, कार्बोहाइड्रेट से जो ग्लूकोज बना था उसका विघटन किस में होता है? ऑक्सीजन में। ठीक है, वो अब ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, उसका विघटन ऑक्सीजन की सहायता से, कोशिकाओं में जो ग्लूकोज आता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट होकर ग्लूकोज बनता है, उसका जो विघटन है ऑक्सीजन जो हम लेते हैं उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा जो है वो मुक्त हो जाती है। उस एनर्जी का यूज़ हमारी बॉडी कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से श्वसन के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जो जल होता है वो भी हमारी बॉडी से निकल जाता है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता, अब जो भोजन पचने से बच गया, ठीक है, जो पच नहीं पाया, पचने योग्य नहीं था, वो भोजन का क्या होता है? तो जो अथवा अवशोषण नहीं होता, जो भोजन जो पच नहीं पाता और अवशोषण जिसका नहीं हो पाता वो बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। ठीक है, अब उसका बड़ी आंत में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। बृहदांत छोत्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। बृहदांत कैसी होती है? बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है एवं छोटी होती है। बड़ी आंत, छोटी आंत मैंने बताया था कि 7.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत जो है वो लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोनों की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। ठीक है, बड़ी आंत का जो कार्य होता है वो जल को और कुछ लवणों को अवशोषित करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। ठीक है, मलाशय में ये जो अपचित पदार्थ है वो इकट्ठा होता रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। अब बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस तरह से होता है। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खाते नहीं हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, जब वो खा ही नहीं रहे हैं तो वो फिर भी मुंह लगातार जो है वो चलाते रहते हैं। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, घास को पहले जल्दी जल्दी खाएंगे और उसको अमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेंगे और ये भाग क्या कहलाता है? ये भाग रूमेन कहलाता है, जिसको हम प्रथम अमाशय कहते हैं। ठीक है, तो रूमेन में ये क्या करते हैं, घास को जल्दी जल्दी निकलकर उस रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं। रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा हुआ होता है। ठीक है, रूमिनेंट मतलब रूमिनेंट इन घास खाने वाले जानवरों को कहते हैं। ठीक है, तो रूमिनेंट में अमाशय जो है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। ठीक है, ये जो रूमेन है जिसमें ये जो जानवर हैं वो घास को जल्दी जल्दी खा करके इकट्ठा कर लेते हैं इस रूमेन में, तो इस रूमेन में जो भोजन का पाचन है वो थोड़ा सा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जुगाल कहते हैं, कड कहते हैं, जिसको वो चबाते रहते हैं, इसको हम जुगाल करना कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, इस रूमेन में से थोड़ा थोड़ा भाग निकाल करके वो दोबारा से अपने मुंह में लाता है और उसको फिर से चबाता रहता है। इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, रोमंथन कहते हैं, रोमंथन या फिर जुगाली करना कहते हैं। तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। ऐसे जंतु कैसे क्या कहलाते हैं, रूमिनेंट या फिर रोमंथी कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं, लूज मोशन कहते हैं। ये संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। ठीक है, जो पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर पच नहीं पाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर संक्रमण होता है या फिर हम कुछ गलत खा लेते हैं, तो इस प्रक्रिया के दौरान हमारे जो है वो लूज मोशन हो जाते हैं। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है। चरम अवस्था में ये घातक भी हो सकता है। ठीक है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी के लिए ये हार्मफुल भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, लवणों की कमी हो जाती है, इसकी वजह से हमें जो है वो लूज मोशन होते हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पहले ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में 1 चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर मिलाना चाहिए। इस तरह से आपको एक घोल तैयार करना चाहिए। पहले पानी को उबालना चाहिए, उसके बाद उसको ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक और चीनी जो है वो घोलकर रोगी को पिला देनी चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, ओरल कहते हैं, ORS कहते हैं। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये कभी भी पूछा जा सकता है कि ORS की फुल फॉर्म क्या है, तो दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं जीवन रक्षक घोल। ठीक है, तो ये जो है वो बॉडी में पानी की कमी को बनाए रखता है। ठीक है, पानी की कमी को एवरेज बनाए रखता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी की पूर्ति हो जाती है।
घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में भी कई बार पूछा जाता है कि सेलुलोज जो होता है वो किससे बना होता है। तो सेलुलोज जो है तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का बना होता है जो कि घास में इसकी प्रचुरता होती है। ठीक है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंती पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जो घास खाने वाले जानवर होते हैं जिनको हम रूमिनेंट बोलते हैं या फिर रोमंती बोलते हैं, उनके रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। उनके अंदर जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी इन सेलुलोज का पाचन जो है वो नहीं कर पाती है। पहले जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय से भलीभांति क्यों नहीं चबा पाते, क्योंकि यह पहले इस भोजन को डायरेक्टली रूमेन में इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बाद उसको रूमेन में से बाहर निकाल करके और मुंह में लाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसको चबाते हैं। बूजो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु जो है वो नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी सेलुलोज को नहीं पचा पाती है। जानवरों जैसे कि घोड़ा, खरगोश आदि में छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। ठीक है, जानवरों जैसे घोड़ा या फिर खरगोश में क्या होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक अंधनाल होता है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये अब इस अंधनाल में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और उस जीवाणुओं के द्वारा यहाँ पर सेलुलोज का पाचन जो है वो किया जाता है। अब ये जीवाणु हमारी बॉडी के अंदर, हमारी आहार नाल के अंदर अनुपस्थित होते हैं, इसलिए हम इस सेलुलोज को जो है वो नहीं पचा पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अमीबा में संवरण एवं पाचन की। तो अमीबा जो है वो जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, अमीबा कैसा जीव है, जलाशय में पाया जाता है और एक कोशिकीय जीव है, इसमें सिर्फ एक कोशिका होती है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। ठीक है, अब उस कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है जो उसके चारों तरफ होती है। एक गोल सघन केंद्रक होता है और उस कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य उसके चारों तरफ होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। ठीक है, अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक उंगली के समान प्रवर्ध निकालता है। इसकी जो कोशिका है उसमें से एक या फिर ज़्यादा उंगली के समान प्रवर्ध निकलते हैं जिन्हें वे पादाप कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पादाप कहते हैं या फिर कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। ये पादाप क्या करते हैं, इनको अमीबा को गति करने में और भोजन पकड़ने में हेल्प करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। क्या करता है, कुछ सूक्ष्म जीवों को खाता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कड़े के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल लेता है, उसको पकड़ लेता है। जब ये देखता है कि भोजन कहीं इसको दिखाई देता है तो क्या करता है, ये अपने पादाप निकालता है और उस भोजन को पकड़ लेता है और उसको निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ठीक है, इसकी जो खाद्य धानी होती है उसमें जो भोजन है वो फंस जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये अमीबा है, इसमें एक केंद्रक है। ठीक है, और ये पादाप इसके निकल रहे हैं, ये बाहर निकालते हैं। ठीक है, खाद्य कणिका यहाँ पर फंस जाती है, ये खाद्य धानियाँ होती हैं, इसमें भोजन का पाचन होता है अमीबा में। ठीक है, ये वही क्षैपित अपशिष्ट है जो बाहर निकल जाता है, जो अपशिष्ट होता है वो बाहर इससे निकल जाता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। इस खाद्य धानी में पाचक रस बनते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब ये भोजन जो ग्रहण करता है उनको ये सरल पदार्थों में बदल लेते हैं। इनमें जो पाचक रस निकलता है उससे ये सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा हुआ अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी वही सब होता है, लेकिन इसमें जो है वो आहार नाल नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें कुछ प्रक्रियाएं जो है वो नहीं होती, लेकिन मोस्टली सब वही होता है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपने क्या सीखा, सारांश पढ़ लेते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतरण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जंतुओं के पोषण में क्या होता है, पोषण की आवश्यकताएं होती हैं, हम भोजन को किस तरह से ग्रहण करते हैं और शरीर में उनका उपयोग कैसे करते हैं, ये सब इसमें सम्मिलित होता है। आहार नाल तथा स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें क्या क्या होता है, मुख्य गुहिका होती है, ग्रसिका होती है, अमाशय, क्षुद्रांत, बड़ियात जो मलाशय में समाप्त हो जाती है और फिर लास्ट में गुदा होती है। पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। ठीक है, इनमें से पाचक रस जो है वो निकलता है। अमाशय की भित्ति एवं छोटी आंत की भित्ति भी पाचक रस का स्रावित करती है। ठीक है, अमाशय की भित्ति से भी पाचक रस निकलता है, HCl निकलता है। ठीक है, छोटी आंत से भी पाचक रस जो है वो निकलता है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है एवं निष्कासन होता है। ठीक है, पहले हम भोजन को ग्रहण करते हैं, उसके बाद उसमें पाचन होता है बॉडी के अंदर, और फिर उसका अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, जो अपचित पदार्थ है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम निष्कासन कहते हैं। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जब हमारे मुख में आता है कार्बोहाइड्रेट, तो उसका पाचन वहीं से स्टार्ट जो है वो हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा में शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। और कौन करता है, लाला ग्रंथि करती है। लाला ग्रंथि जो लाल निकलती है, जिसको हम लाला रस कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन क्या होता है, अमाशय में जो HCl निकलता है उससे पाचन होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत ग्रंथि द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन छोटी आंत में जो है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, छोटी आंत में यकृत के द्वारा जो पित्त रस निकलता है, अग्नाशय के द्वारा जो अग्नाशयिक रस निकलता है, और छोटी भित्ति के द्वारा जो पाचक रस निकलता है, उसकी क्रिया के द्वारा भोजन के सभी घटकों का पाचन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो छोटी आंत में जो पूरा पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। ठीक है, बाकी जो जल एवं कुछ लवण है वो बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और जो अवशोषित होकर के जो विभिन्न पदार्थ बनते हैं वो शरीर के अन्य भागों में दे दिए जाते हैं। बिना पचे अवशिष्ट जिनका अपशोषण नहीं होता है वो मल के रूप में गुदा के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या फिर रूमिनेंट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु जो है वो धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते रहते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। ठीक है, एक्सरसाइज कर लेते हैं। मानव पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, ठीक है, फिर पाचन, फिर उसका अवशोषण, स्वांगीकरण और फिर बाद में निष्कासन जो है वो इनके मुख्य चरण हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक है दोस्तों, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन किस में करता है, खाद्यदानी में करता है। सत्य देखते हैं। मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। जी नहीं दोस्तों, मंड का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इस तो ये असत्य हो जाएगा। जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। जी हाँ दोस्तों, जीभ जो है वो लाला ग्रंथि को यानी लार को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। जी हाँ दोस्तों, पित्ताशय में पित्तरस बनता रहता है, फिर इसका यूटिलाइजेशन होता रहता है, फिर नया पित्तरस बनता है। इस तरह से जो पित्तरस है वो अस्थायी रूप से भंडारित होता है। रूमिनेंट में निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, तो वसा का जो पूरी तरह से पाचन होता है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है बड़ी आंत। ठीक है, जल का और कुछ लवणों का अवशोषण जो है वो बड़ी आंत में होता है। मैचिंग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है दोस्तों, शर्करा में, शुगर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और कौन करता है, लाला रस करता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन होता है दोस्तों एमिनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण किस में होता है दोस्तों, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो है वो छोटी आंत में होता है। भोजन को चबाना, ठीक है, भोजन को हम चबाते हैं तो वो किस में चबाते हैं, मुख्य गुहिका में। ठीक है, जीवाणु कौन नष्ट करता है, तो जीवाणु जो है वो अमाशय नष्ट करता है। अमाशय में जो HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वो हमारी बॉडी के अंदर जो जीवाणु आ जाते हैं भोजन के साथ उनको जो है वो नष्ट कर देता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का जो पूरा पाचन होता है वो होता है दोस्तों छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। ठीक है, मल का निर्माण कहाँ होता है, मल का निर्माण होता है दोस्तों बृहदांत्र में। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर फिनिश होता है। इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।